ये कॉलेज रहेगा या यूनिवर्सिटी रहेगी? कहीं कहीं खबरों में आएगी आयुष कॉलेज खोला जाए, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रहेगा। 2 महीने के अंदर तो कंप्लीट हो जाएगा। और तब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समय लेने के इच्छुक हैं? हम जब जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो पतंजलि जन्मभूमि के बारे में अक्सर पूछा करते हैं। बाढ़ से क्षेत्र को बचाना भी आपका एक टारगेट है जी, तो उसके लिए बंदा बनवा रहे हैं। और बाकी क्षेत्र में कहीं कोई सड़कें नहीं रह जाएंगी जिसका विकास ना हो, कोई बिजली घर ऐसा नहीं बचेगा, चाहे खेत में बना है तो उसको बिजली मुहैया कराएंगे। जो भी योजनाएं शासन से आती हैं, चाहे जो योजनाएं हैं, आवास हो, गैस सिलेंडर हो, कोई भी जैसे सरकारी योजनाएं हैं वो किसी वर्ग के लिए नहीं है कि किसी जात वर्ग के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। हम तो देख रहे हैं कि सारी योजनाएं, अभी हम इलाज के लिए पैसा लाते हैं जी। तमाम ऐसे हैं कि मुस्लिम वर्ग हैं, यादव वर्ग हैं और तमाम सब वर्ग हैं, कहीं कोई जाति या द्वेष भावना नहीं है। जो बीमार है उसको इलाज के लिए पैसा दिलवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट की टीम आज पहुंची है कोडर गांव में। गोंडा के वजीरगंज ब्लॉक में तरबन तहसील के अंतर्गत ये कोडर गांव आता है। इस कोडर गांव की अपनी विशिष्ट महत्ता है, अपनी स्पेशल कहानी है, जिस पौराणिक कहानी को अब एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, एक नया आकार दिया जा रहा है, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे यहाँ के विधायक, तरबगंज विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी से। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोटा पोस्ट पर। धन्यवाद। पांडे जी, इससे पहले कि हम कोंडर पर चर्चा करें, चूंकि पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं और काफी विकास के कार्यों के दावे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाते हैं, मैं आपकी विधानसभा की चर्चा करूंगा सबसे पहले, तरबगंज विधानसभा में, और खास तौर पर वजीरगंज ब्लॉक की आप बात करेंगे। किस तरह के विकास कार्य यहाँ पे देखे जा रहे हैं? देखिए, 17 के पहले चाहे वजीरगंज ब्लॉक हो, चाहे हमारा नवाबगंज ब्लॉक हो, पूरी विधानसभा की बात करता हूँ, चाहे तरबगंज हो, चाहे बेलसर, जिस तरीके से 17 से पहले की सरकारें थी, कहीं कोई न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी की व्यवस्था थी। जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं धरातल पे नहीं पहुंच रही। 17 के बाद जो है योगी जी मुख्यमंत्री हुए, 14 में हमारे प्रधानमंत्री जी बने, तब से क्षेत्र का विकास हुआ। और आप भी पहली बार विधायक बने? हम 17 में पहली बार विधायक जी। और पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा सड़कें हमारे विधानसभा में आई जी। बिजली में जो क्षेत्र आच्छादित नहीं हो पाए थे वो कम पूर्वे थे, सबका हमने सर्वे कराया और सभी जो है सभी जगह अब काम चल रहा है और कुछ ही समय में सारे क्षेत्र आच्छादित हो जाएंगे बिजली से भी। सड़कें आप देखिए हमारे क्षेत्र से अलग हटिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या स्थिति है, लेकिन सबसे महत्व होता है पैरोकारी और शासन की मंशा। हम काफ़ी प्रयास करें, शासन ना चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, जो मांगा जाता है मिलता है। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपकी विधानसभा में प्रत्येक सड़क निर्मित हो चुकी है या फिर रिपेयर हो चुकी है, ठीक हो चुकी है? हमारे यहाँ लगभग सड़कें जो है बन चुकी हैं, रिपेयर भी हो रही हैं लगातार। जो सड़कें बची हैं उसके चौड़ीकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादातर देखिए जैसे दुर्जनपुर से बंधा है, कर्नलगंज को जाता है, हमारे विधानसभा का लगभग वो तैयार हो चुका है। तमाम ऐसी सड़कें हैं जो 2 लेन होती हैं, जैसे नवाबगंज से आप चलिए परसपुर की तरफ तो 10 मीटर चौड़ीकरण जो है हमारे विधानसभा में हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ओके। और जो पुरानी सड़कें हैं, जैसे कुछ गांव ऐसे हैं जो 17 के पहले हम 4 करने गए थे तो अब जाते हैं 17 के बाद तो हम खुद भूल जाते हैं कि सारे चक्रोट वहाँ के जो है आच्छादित हो चुके हैं, सड़कें बन चुकी है, प्रधान को काम करने के लिए बचा नहीं है। ओके। ये स्थिति। तो जहाँ पे सड़क नहीं है, जो भी क्षेत्र छोटे हैं, ये भरोसा जनता आप में कर सकती है कि भविष्य में वहाँ पे भी सड़क बहुत जल्द बन जाएगी? हमारे क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास है कि हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। सड़कें बनेंगी, हर गांव हर पूर्व आच्छादित होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी पीछे बाबूजी देखा गया है कि सरकार यहाँ पे धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा दे रही है।
जिसकी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव धार्मिक पर्यटन का गोंडा देवी पाटन मंडल में, इनफैक्ट कहूँगा नॉट जस्ट इन तरबगंज, कोडर ग्राम महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि का कायाकल्प है। और साथ ही ये हमारे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ी एक विशालकाय लेक है कोडर लेक। इस कोडर लेक में इतना बड़ा क्षेत्रफल है, आप टूरिज्म की कितनी अपॉर्चुनिटीज, कितने बड़े प्रोजेक्ट की संभावना यहाँ पर देखते हैं? देखिए, ये क्षेत्र अयोध्या से सटा हुआ है। अयोध्या महाराजा दिलीप की गायें जो है हमारे क्षेत्र में चरा करती थी, उनकी गौशालाएं रहा करती। ऋषियों मुनियों की कर्मस्थली, धर्मस्थली, जन्मस्थली सब ज़्यादातर हमारे ही विधानसभा में। आप चलिए तो सबसे ज़्यादा जो है ये विकसित हो रहा है हमारे क्षेत्र का माझा क्षेत्र। माझा क्षेत्र होता क्या? बहुत सारी जनता, नई युवा जनता है, क्योंकि आपने सड़कें सरकार द्वारा बना दी गई हैं, तो अब कुछ माझा लगता नहीं है। माझा शब्द हमने कहा था कि कुछ ही समय में माझा शब्द ये हमारे क्षेत्र से हट जाएगा। जी, लेकिन माझा होता क्या है? माझा देखिए, जहाँ विकसित ना हो, जहाँ सड़कें आदमी जा ना सके, उनको मूलभूत सुविधाएं सरकार न दे सके, बाढ़ क्षेत्र है। घाघरा का जो है मंदिर के उस पार पूरा बाढ़ क्षेत्र है, तो दूरस्थ क्षेत्र होता है जहाँ विकास ना पहुँच पाए, जहाँ सड़कें ना पहुँच पाए। ऐसा अब कोई नहीं गांव रह गया है, कोई पुरवा नहीं रह गया है। आप हमारी विधानसभा में हर गांव, हर पुरवे को आसानी से छोटी 4 पहिया गाड़ी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं जाने में। अब मैं कोडर की बात कर रहा जाएगी, ये जो झील है पीछे, ये जो लेक है, इस लेक के बारे में भी कुछ पर्यटन की संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, ये अयोध्या से सटा हुआ है मात्र 20 किलोमीटर, और ये 84 कोसी की जो सड़कें हमारे यहाँ विकसित हो रही हैं, 4 लेन 6 लेन, ये उससे जुड़ जाएगा। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ऋषियों मुनियों के धर्मस्थली है, जैसे हमने अभी विकसित कराया है पारासर ऋषि का, हम ही गए थे उस गांव में बहुत पहले। ये किस गांव में बताइए? पाराशर ऋषि का परास है, परास पुरवार में है। परास, पुरवार, मझवा, जबरनगर एक सटा हुआ गांव, बीच में जो है चक्रोट, चकमार मान लीजिए, बाकी एकदम सटा गांव है। तो वहीं पारासर ऋषि का कर्मस्थली रही है। वो डेवलपमेंट हो चुका है? डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पूर्ण रूप से विकसित है। वहाँ भुवनेश्वरी भवानी है, वो भी विकसित हो गया है। 1 करोड़ से ऊपर वहाँ लगा है, 3 करोड़ से ऊपर वहाँ शासन चलाए हैं। अभी तो ये जो पारासर मुनि का आश्रम की जब हम बात करें, तो अब विकास ये जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए, तो हुआ क्या है वहाँ पे? क्या मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है? वहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, वहाँ धर्मशाला बना है, वहाँ ठहरने के लिए ऋषियों मुनियों के स्थान बने हैं, पूजा पाठ करने के लिए विकसित हुआ है। पूरा जो है उनका स्थली जो है एकदम विकसित हो गई है। मैं बता रहा हूँ कि एक वहाँ था, एक छोटा सा मंदिर, हम जब दर्शन करने गए थे 17 के पहले, वहाँ मूर्ति चोरी हो गई थी। मूर्ति चोरी हो गई थी, वो हमारे ख्याल अभी भी नहीं हो आ पाई है। दूसरी मूर्ति रखी गई, और वो जो पहले वाली मूर्ति थी वो कुछ खंडित हो गई, लेकिन बरामद हो गई है। अच्छा, तो अभी कोषागार में है, प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर में आ जाए। अब आपने पराशरपुरी का आश्रम के बारे में बताया, और भी आप कुछ उदाहरण बता रहे थे कि कैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष तौर पे कोडर के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं? कोडर के लिए देखिए, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, यहाँ जमीन मुहैया कराई गई है, और जो है जल्द ही प्रस्ताव गया है, यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ आयुष विश्वविद्यालय के लिए जमीन मुहैया कराई गई है, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी इसी ग्राम सभा में बनेगा। ग्राम सभा में एक कोडर हमारे महर्षि पतंजलि जी का पूरे विश्व में आप देख रहे हैं किस स्थान पे है, उनके नाम। मैं चाहता हूँ आप जो है दर्शकों को बताएं कि कोडर की महत्ता आप जैसे पूरे विश्व में कह रहे हैं कि क्या है और वो क्यों? ये उनकी जन्मभूमि रही, महर्षि पतंजलि। पाणिनि अष्टाध्यायी जो है महाकाव्य में जो है इनके दोहे हैं, इनके जो है रचनाएं हैं, उसमें इसका वर्णन है कोणर का। ये कोणर अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो कोणर की जन्मभूमि जो है ऋषियों मुनियों ने यही माना है, और कोणर गांव में। और ये कोणर गांव के चारों तरफ ये कोणर झील है, और ऐसा कहा जा रहा है कि महर्षि पतंजलि शेषावतार थे, शेषनाग का, और जो है उनके चित्र भी कहीं कहीं स्थानों पे शेषनाग की तरह मिलते हैं। और वो इसी में जो है अंतिम समय में जो है
अपना प्राण त्याग इसी झील के माध्यम से किए थे। अच्छा। ऐसा माना जा रहा है। ओके। और आयुष कॉलेज की आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट कब शुरू होने की संभावना है? प्रोजेक्ट अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, जल्द ही हमें लग रहा है कि उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। सबसे पहले ज़मीन के लिए दिक्कत थी, तो ज़मीन जो है प्रस्ताव हो के ज़मीन विश्वविद्यालय के नाम आच्छादित हो गई। मतलब उसकी दाखिल खारिज हो चुकी? सब हो चुकी, म्यूटेशन हो चुकी हाँ, है उसके। टोनी में उसका नाम है। तो किस तरफ है, अगर मैं अभी आपसे, किस तरफ होगी वो जमीन? अभी प्रधान जी से कहेंगे कि आपको दिखवाएंगे। इस गांव के कोणर गांव के बाहर जी, ये कोणर झील के किनारे किनारे सारी जमीनें पड़ी हैं सब। ओके। तो उसी तरफ ये आयुष मेडिकल कॉलेज उत्तर तरफ, उत्तर। तो एक आपने बताया कि एक विद्यालय की संरचना यहाँ पर की जा रही है, आयुष कॉलेज खोला जा रहा है। ये कॉलेज रहेगा या यूनिवर्सिटी रहेगी? कहीं कहीं खबरों में आएगी आयुष कॉलेज खोला जाए, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रहेगा। मतलब गोंडा का नया विश्वविद्यालय की बात करें तो ये पहला नया विश्वविद्यालय तरबगंज में बनेगा। पिछले दिनों एक चर्चा हुई थी कि गोंडा में विश्वविद्यालय आना था, जो कहा जा रहा था कि बलरामपुर शिफ्ट हो गया। तो गोंडा वासियों के लिए एक अपडेट है कि गोंडा को एक नया विश्वविद्यालय, जिसका कागजी काम लगभग संपन्न हो गया है, निर्माण कार्य शुरू होना बचा है, वो कोडर में बनेगा। मैं अभी हमने स्कूल की बात करी, विश्वविद्यालय की बात करी, झील के जीर्णोद्धार की बात करी। यहाँ पे भी टूरिज्म की कुछ संभावनाएं देखते हैं जी। यहाँ पे जो पूरे विश्व के लोग अयोध्या आएंगे जी, वो पूरे जो है दर्शनार्थी हमारे क्षेत्र में आएंगे और यहाँ हमारे क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार मिलेगा, हर उनको सुविधाएं मिलेंगी। कई लोग ये सवाल उठाते हैं विधायक जी कि आपके सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन लोग सवाल ये उठाते हैं कि धार्मिक पर्यटन से विकास कहाँ होता है, देवी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने से विकास कहाँ होता है? आपकी इस पे क्या राय है? अब देखिए, आप सिर्फ अयोध्या को देख लीजिए, हमारे समीप है, किस तरह विकसित हुआ है, कितने पर्यटक वहाँ आ रहे हैं इस समय। हमारे ख्याल सबसे ज़्यादा पर्यटक इस वर्ष में आए अयोध्या में। तो जब पर्यटक आते हैं तो तमाम होटल बने हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। आप देखिए, तमाम ऐसे फूल हमारे क्षेत्र में, फूल के पौधे लगाए गए हैं, 1-1 एकड़, 2-2 एकड़, 3-3 एकड़, वो जाते हैं, सुबह दिखते हैं वहाँ। मतलब एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट मिला है अयोध्या के कारण। हर क्षेत्र में जो है विकसित हो रहा है। ओके। तो जैसे ये जो प्रोजेक्ट है आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आएगा तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे रोजगार के अवसर उससे भी स्थापित होंगे। यहाँ पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी, स्टेशनरी की शॉप, कॉपी किताबों की दुकानें, तमाम मार्केट की संभावनाएं हो सकती हैं। अब महर्षि पतंजलि के कोडर की तरफ चलते हैं विधायक जी, और इस पे चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि के कोडर का ये जो मंदिर है, पहले इसकी क्या अवस्था थी और आपके द्वारा क्या प्रयास करके यहाँ पे किया जा रहा है? महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि एकदम खाली पड़ी थी जी। तो प्रधान जी हमारे पड़ोस में है, साथ में है जी जी जी। तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा और इनके प्रस्ताव पे हमने विचार करके जो है ये मंदिर को बनवाना शुरू किया। अच्छा। तो मंदिर लगभग बन के तैयार हो रहा है जी, लेकिन जो है अभी इसका अनावरण नहीं हो पाया है। जैसे ही तैयार होगा तो हम प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए जी और इसका अनावरण उन्हीं के हाथों से किया जाए और जिससे क्षेत्र को और विकसित कराया जा सके। ये मंदिर पहले किस अवस्था में था? पहले कुछ नहीं था, मंदिर नहीं था। ये एक शिला लगा था कि ये इसी स्थान पे कि ये जन्मभूमि है, बाकी कुछ नहीं था। और ये जो विकास हुआ है ये आप ही के कार्यकाल में हुआ? जी, हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारे द्वारा कराया गया है। हमने प्रधान जी से कह के सारा काम प्रधान जी द्वारा कराया गया। क्या प्रोजेक्ट है, जरा यहाँ के बारे में विस्तार से बताइए। जो जन्मभूमि के विशेष तौर पर, जैसे आपने कहा कि शेषावतार माना जाता है, तो शेषावतार की ये जो जन्मभूमि है, इसमें किस किस तरह के, मैं देख रहा हूँ कि 2-4 कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं? देखिए, तो ये तो मंदिर बना है, इस हमारे ख्याल गांव के लोगों के सहयोग से बना है जी। और इधर एक मंदिर हनुमान जी का बनने जा रहा है और ये मंदिर पहले से बना है
जी। राम दरबार का है, हनुमान जी भी हैं, ये सब जो है। ये एक प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ, पीछे एक प्रोजेक्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, ये 1,36,00,000 रुपए का ये मल्टीपर्पज हॉल टाइप कुछ है। जी, मल्टीपर्पज हॉल है। यहाँ जो है लोग योगा करेंगे, जो आएंगे पर्यटक उनके रुकने के लिए भी है। और उसके बगल में बहुत अच्छा शौचालय निर्मित कराया जा रहा है, महिलाओं का अलग, पुरुष का अलग। मतलब टूरिस्टों का ध्यान रखा जाए कि वो सारी सुविधाएं जो बाहर से आने वाले पर्यटकों को चाहिए वहाँ पे दिया कराई जाएगी। रुकने की कोई व्यवस्था, गेस्ट हाउस की कोई व्यवस्था अभी इस गांव में नहीं है बहरहाल, लेकिन उसका भी प्रबंध करके गेस्ट हाउस बनवाया जाएगा। रुकने की व्यवस्था उनकी कराई जाएगी। जैसे अर्गा झील का जब अनावरण था विधायक जी, तब यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये पर्यावरण सेंसिटिव क्षेत्र है तो हर तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इससे एक संभावना पड़ती है कि गांव के लोग अपने यहाँ होम स्टेज बना सकते हैं कि आप अपने घर में आपने एक कमरा तैयार किया और कोई पर्यटक आता है, आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। कि ऐसी संभावना कि आप वो तो लोग बनाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम शासन में प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ जो है कृषकों की जमीन जो है वो गेस्ट हाउस के लिए ली जाएगी, उनको यथाउचित पैसा दिया जाएगा और गेस्ट हाउस शासन से बनवाया जाएगा। जरा एक बार ये जो मंदिर का कार्य चल रहा है इसको देखते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है विधायक जी? ये जो योग के जो जनक महर्षि पतंजलि हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफी फूल की आकृतियां उकेरी गई हैं दीवारों पर। किस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है? और ये महर्षि पतंजलि की जो मूर्ति अभी इस समय ढकी हुई है, इसका अनावरण आप कब तक सोच रहे हैं? ये मूर्ति जो है बनवा के लाई गई है जी, जयपुर से। और ये मंदिर टाइप का ऋषियों के ये बनाया जा रहा है। ये जो है ऊपर गुंबज बन गया है, अंदर से काफ़ी काम लगभग समापन की स्थिति में है, ऊपर बन रहा है। बहुत जल्दी ही इसका निर्माण करा करके इसका अनावरण कराया जाएगा। ये जो महर्षि पतंजलि की मूर्ति है, ये आपने जयपुर से मंगाई है? इसका कोई चित्र हमें देखने को मिल सकता है कि महर्षि पतंजलि की मूर्ति ये कैसी है? और कब तक इसका अनावरण करेंगे आप? अनावरण देखिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए, जैसे तैयार हो जाएगा तो इसे मूर्ति का अनावरण करा दिया जाएगा। कितने दिनों में संभावित? अब प्रधान जी 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने के अंदर तो कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 महीने में संपन्न हो जाएगा। और तब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समय लेने के इच्छुक हैं? हम जब जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो पतंजलि जन्मभूमि के बारे में अक्सर पूछा करते हैं क्या हो गया, कितना काम हो गया। जब आपने ये महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि की जीर्णोद्धार के बारे में सोचा, जैसे यहाँ के प्रधान ने आपको प्रस्ताव दिया, इसकी चर्चा जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती है, जब आप अन्य जगह चर्चा करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, इसका भी ज्ञान नहीं है कि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि गांव कोडर में जब आपने ये विकास कार्य शुरू किया तब ये क्षेत्र चर्चाओं में आया। ये जो चर्चाएं हैं इसकी, क्योंकि योग इंटरनेशनल योगा डे इस दुनिया में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योग को प्रमोट करने के लिए ये प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो योग को सेंटर में रखते हुए आपको लगता है कि ये आकर्षण ग्लोबल स्टेज पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में रह रहे योग एंथुसियास्ट, जो योग में इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, उनके मनों में होगा और भविष्य में विदेशी पर्यटकों को भी यहाँ कोडर की भूमि पे देखा जाएगा? देखिए, ये पूरा भारत ही नहीं विश्व स्तर के समझिए प्रणेता थे। चरक संहिता ये जो है इसके निर्माता माने जाते हैं। तो जो आयुर्वेद है उसके प्रणेता हैं, और जो भी इनके बारे में किया जाए, अनुभव किया जाए, लिखा पढ़ा जाए, कहा जाए, वो सब कम है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आप बहुत काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पे योग से संबंधित भी कुछ क्लासेस, योग की कुछ ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी भी कुछ संभावना देखते हैं? अभी तो 21 जून को जो हुआ है वो सारे योग यहाँ कराए जाते हैं। अच्छा। और पहले से भी योग होते चले आ रहे हैं। इस बार जो है जिले स्तर का, मंडल स्तर का योग के लिए 21 तारीख को यहाँ प्रभारी मंत्री जी आने वाले थे, बरसात के कारण वो नहीं आ सके थे।
लेकिन 21 जून को हम आए थे और यहाँ योग हुआ है। और ये समझिए कि जब हम इसकी चर्चा शासन में किए थे, ये पैसा रिलीज हुआ है, तो उस समय के जो मुख्य सचिव थे वो तभी से यहाँ आने के लिए बात करते थे। अच्छा। लेकिन संजोगवश नहीं आ पाए। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो यहाँ आए और पूरा घूम टहल के और इसके बारे में चर्चा के लेख भी लिखे। अच्छा। और आके देखे यहाँ पतंजलि भूमि पे। इस इंटरव्यू का एक अंतिम पड़ाव 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है। आपको क्या लगता है कि पार्टी कैंडिडेट के रूप में आपको फिर से रिपीट करेगी? पार्टी आपको फिर से रिपीट करेगी कैंडिडेट? उम्मीद तो यही है, लेकिन पार्टी जो भी आदेश निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने इस इंटरव्यू की जब शुरुआत की तो आपने ये बताया है कि लगभग सारी सड़कें यहाँ पे आपने माझा तक में सड़कों का अपना जाल बिछाया है। अपनी किन उपलब्धियों को आप मुख्य उपलब्धि मानते हैं? 2 बार का आपका कार्यकाल कहा जाए कि एक पहला टर्म, अब ये दूसरा टर्म आपका चल रहा है। अपनी बड़ी उपलब्धियां क्या क्या देखते हैं सड़कों के अलावा? देखिए, जो भी उपलब्धियां हैं इसका आकलन जनता स्वयं करती है। हमारे कहने की कोई बात नहीं। हम किस तरह लोगों से मिलते हैं, किस तरह उनसे बर्ताव करते हैं और किस तरह अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, किन किन मुद्दों पे। जैसे टेढ़ी नदी है, हम खुद वहाँ का पानी पिए हैं टेढ़ी नदी का, हम उसमें नहाए हैं, हम नाव चला के उसमें गए हैं, तैरना जानते हैं। तैराकी भी में जो है ज़िले में 2nd आए थे। अच्छा। तैराकी में। तो ये टेढ़ी नदी जो है हम ये चाहते हैं, और हमारी डीएम साहब जो है इसके लिए काफ़ी प्रोत्साहित भी की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहित किया है मिर्ज़ापुर में। लेकिन यहाँ जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि टेढ़ी को हम स्वच्छ बनाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है, टेढ़ी अगर निर्मल हो गई तो हमारा क्षेत्र वैसे काफ़ी विकसित हो जाएगा। तो अगला बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाए तो टेढ़ी नदी का जीर्णोद्धार, उनकी उसकी साफ सफाई, उसका रख रखाव, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। दूसरा विषय कोणर का जी। ये कई झीलों से, पर्वतीय झील है जिसका विकास हो रहा है, तो ये उससे सब जुड़ी हुई झील है जी। तो जब ये जुड़ जाएंगी, ये क्षेत्र विकसित होगा, तो आवागमन देखिए 84 कोसी जैसे सड़कें बन जाएगी। सबसे ज़्यादा सड़कें हमारे क्षेत्र में। तो अपने आप जो है ये कहने की बात नहीं है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र की सब हम जानते हैं। हमने पूरे गांव की जितने पूर्वे हैं सब सर्वे कराया है, क्या कहाँ करना है, क्या नहीं करना है। तो हमको किसी से पूछना नहीं है, सब हमारे दिमाग में है कहाँ क्या होना है, क्या नहीं होना है। ओके। जैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग बात की आपसे अगर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली आप भविष्य में भी राजनीति में विधानसभा और तमाम महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक रखेंगे। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में भी कई बार इंसान सोचता है, जैसे अभी आपने कहा कि टेढ़ी नदी के बारे में, कि मैं अभी उस काम को पूरा नहीं कर पाया हूँ, वो मेरा लक्ष्य अभी अधूरा है, इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं विधायक बनूं, इसलिए ज़रूरी है कि मैं सांसद बनूं, इसलिए ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री बनूं। तो वो एक, अगर ऐसी सोच में आपसे पूछूं कि ऐसा क्या प्रोजेक्ट आपका है जो अधूरा है और आप चाहते हैं कि भविष्य में जब आप नेक्स्ट टर्म में बनेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे? तमाम ऐसे क्षेत्र के हैं, जैसे कैथी का पुल है जी। तो काफ़ी दिनों से हम उसका प्रयास कर रहे हैं, हम 12 से प्रयास कर रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह हमारे चुनावी सभा में आए थे तो हमने वहाँ भी विषय रखा था। हर स्तर पे मैं उसको बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। बंधा है हमारे क्षेत्र के विकसित के लिए जो है, ये लोलपुर तक जाएगा दुर्जनपुर से। तो ये अगर बन जाएगा तो पूरा क्षेत्र हमारा बचाव रहेगा। मतलब बाढ़ से क्षेत्र को बचाना भी आपका एक टारगेट है जी। तो उसके लिए बंधा बनवा रहे हैं। और बाकी क्षेत्र में कहीं कोई सड़कें नहीं रह जाएंगी जिसका विकास ना हो। कोई बिजली घर ऐसा नहीं बचेगा, चाहे खेत में बना है तो उसको बिजली मुहैया कराएंगे। सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं वहाँ से आती हैं, जैसे आप समझिए पिछली सरकारों में स्वयं सरकार वाले कहते थे सरकार के मुखिया की 1 पैसा भेजते हैं, 15 पैसा 20 पैसा लाभार्थी तक पहुँचता है। आज आप देखिए 2000 वहाँ बटन दबाते हैं काश्तकार के खाते में, जनधन खाता जैसे खुला, लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे थे।
लेकिन आज आदमी महत्व उसका समझ भ्रष्टाचार भी समाप्त हो गया। समझ रहा है। भ्रष्टाचार काफी समाप्त हुआ है। धीरे धीरे हमें लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा देश और प्रदेश अगर बीजेपी सरकार रही। विधायक जी 2 मिनट बैठते हैं और एक चर्चा और करेंगे आपसे। जो विरोधी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, इस समय बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है SIR का। जैसा कि बिहार में SIR ये इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया गया, तो आरोप विपक्ष लगाता है कि SIR के जरिए विपक्ष के वोटों को टारगेट किया जा रहा है और विपक्ष के वोटों को खत्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अविजय होना चाहती है और चुनाव आयोग को अपना टूल बना के इस्तेमाल कर रही है। ऐसे आरोपों पर आप क्या कहते हैं? ये पूर्णतः असत्य आरोप है, निराधार आरोप है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए काफ़ी समय से हम देख रहे हैं सूचियाँ, 10 साल 20 साल के मृतक हैं, उनका नाम सूची में नहीं हट पा रहे हैं। गांव में देख रहे हैं एक व्यक्ति का, जैसे दिल्ली में है, बगल के गांव में है, दूसरे वार्ड में नाम है, तो जब 2 जगह नाम है, 3 जगह नाम है, तो मत जो है इनका वो है फर्जी तरीके से डलवाना चाहते हैं, तो फर्जी एकदम समाप्त हो जाएगा। जो सत्य है सही रहेगा, सही आदमी वोट डालेगा, परिणाम जो भी हो। इस मुद्दे पे इलेक्शन कमीशन के साथ हैं आप? इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं है, वो सही कर रहा है जी। हमने अभी देखा है गांव पंचायतों के बारे में। हमारे माझा क्षेत्र में जो है काफ़ी ऐसे हैं कि सोहाल में भी हैं, नवाबगंज में भी हैं, माझा में भी हैं। आपके सलोनी ग्राम पंचायत में भी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था गोंडा पोस्ट पे ही कि कई ऐसे 1,500 के करीब वोट हैं जो अलग अलग जगहों पे सेम लोगों के नाम हैं। तो ऐसे मुद्दों का SIR के जरिए हल हो पाएगा? एकदम समाप्त हो जाएगा, एकदम सही सूची बन जाएगी जी, उसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो इंटेंशन होता है कि हर व्यक्ति का समान अधिकार हो, हर व्यक्ति को समानता के हिसाब से सरकार वो करे, तो आरोप विपक्ष ये लगाता है कि धार्मिक राजनीति की जाती है। आरोप प्रत्यारोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप देखिए जो भी योजनाएं शासन से आती, चाहे जो योजनाएं हैं, आवास हो, गैस सिलेंडर हो, कोई भी जैसे सरकारी योजनाएं हैं, वो किसी वर्ग के लिए नहीं है कि किसी जात वर्ग के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। हम तो देख रहे हैं कि सारी योजनाएं, अभी हम इलाज के लिए पैसा लाते हैं जी, तमाम ऐसे हैं कि मुस्लिम वर्ग हैं, यादव वर्ग हैं और तमाम सब वर्ग हैं, कहीं कोई जाति या द्वेष भावना नहीं है। जो बीमार है उसको इलाज के लिए पैसा दिलवाते हैं। तो ये आरोप एकदम निराधार है, कोई इसका मतलब नहीं। और जैसे आपने बताया कि कॉलोनी आती है, आवास योजनाएं आती है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन किन योजनाओं का लाभ निचले तबके के लोगों को दिया जा रहा है? देखिए गरीब कल्याण की योजनाएं अगर गिनाना शुरू करें तो लगभग 100 से ऊपर योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए। आवास है, जैसे शादी ब्याह, लड़कियों की शादी गरीबों की नहीं हो पाती थी जी, सामूहिक शादी के लिए सरकारें पैसा दे रही है, व्यक्तिगत शादी के लिए पैसा दे रही है, गरीबों के आवास के लिए पैसा दे रही है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि सीधे गरीब के खाते में पैसा आता और उनको सीधा लाभ मिलता, कहीं कोई दुर्भावना या दुर्भाव नहीं। ओके। और एक अंतिम सवाल आपसे कि जैसा कहा जाता है कि आपने बताया कि डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, लेकिन लोग रोजगार के अवसर पर सवाल करते हैं कि रोजगार के अवसर का सृजन गोंडा में होना चाहिए। आपके द्वारा प्रयासों से, जैसे विश्वविद्यालय जैसी प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ इस मंडल में आ रहे हैं, देवीपाटन गोंडा जनपद में आ रहे हैं, आपकी विधानसभा में आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसी तरह के और अवसर अन्य जगहों पर, आपकी विधानसभा में, अन्य जगहों पर, तमाम और विधानसभाओं में ऐसे अवसर भविष्य में देखे जा सके, जैसे रोजगार के अवसर से? देखिए तमाम राजकीय इंटर कॉलेज हमारे विधानसभा में, हमारे समय में हमने खुलवाया और संचालित, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हर तरीके से अध्यापक हैं, उसमें जो है चपरासी हैं, सबकी नियुक्तियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल रहा। चाहे जो अब देखिए मुख्यमंत्री मॉडल प्रोजेक्ट विद्यालय खुल रहे हैं जी, तो उसमें प्री प्राइमरी से शुरू होगा, इंटर तक रहेगा और उसमें आवासीय भी रहेगा,
तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ रोजगार सबको मुहैया होगा। ओके। सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी और आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा, दुकानें खोल सकते हैं, दुकानें खुलेंगी, किताब कापी की दुकानें खुलेंगी, बच्चों के खेलने कूदने के लिए दुकानें खुलेंगी। तो ऐसी सोच है सरकार की, पूरा प्रदेश विकसित। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, गोंडा पोस्ट से बातचीत करने के लिए। हमने विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करी, हमने ये बताया आपको कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा फोकस है धार्मिक पर्यटन पर। ऐसे जो भी स्थान हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, जैसे आपने बताया कि पाराशर ऋषि जी के आश्रम का डेवलपमेंट किया गया है, कोडर में मेडिकल आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी लाई जा रही है, महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि जहाँ पर हम बैठे हैं, महर्षि पतंजलि जी की मूर्ति ऑलरेडी स्थापित हो चुकी है। इस पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। टेढ़ी नदी की विधायक जी ने बात करी, जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट काम आएगा जैव संपदा और जो वेटलैंड्स हैं हमारे, उनको बचाने में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तरबगंज में चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, सड़कों पर काम हो चुका है। एक अभी पिछले दिनों जब ये गर्मी चल रही थी विधायक जी, तो बिजली में काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे देखने को मिला क्षेत्र के अंदर, कि बिजली व्यवस्था काफ़ी खराब थी। उस पर आप क्या कहेंगे और किस प्रकार को उसको ठीक करने के लिए कि अगले सीजन में ऐसे लोगों को परेशानी ना हो, क्या काम चल रहा है? देखिए, बिजली विभाग में 33/11 उपकेंद्र की स्थापना के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक सनौल जो है बाराही देवी के पास बनने जा रहा है, एक हमारे चंदीपुर बनने जा रहा है, एक विष्णुहरपुर बनने जा रहा है। तो ये सारे उपकेंद्र बन जाएंगे। 3 उपकेंद्र बन रहे हैं। 3 उपकेंद्र जब बन जाएंगे तो अपने आप जो है बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके पहले हमने सुगुलगंज जलसर में और तरबगंज में उसको क्षमता वृद्धि कराया है, जिससे जो है काफ़ी राहत मिली है लोगों को बिजली से। और सौभाग्य योजना भी आपके क्षेत्र में चल रही है, वो तो जो अधूरे छूटे मजरे थे वो सब तेजी से जो है आच्छादित हो जाएंगे। तो लास्ट मतलब जिसके पास भी विद्युत कनेक्शन नहीं है उसको विद्युत कनेक्शन भी मिलेगा। 2 उपकेंद्र आपके द्वारा क्षमता वृद्धि कर दी गई है। 3 हाँ, 2 की क्षमता वृद्धि कर दी गई है और 3 आप नए बना रहे हैं। तो ये माना जाए कि अगली गर्मी आने तक विद्युत सप्लाई की जो क्षमता है वो ठीक हो जाएंगी और लोगों को पहले से बेहतर विद्युत मिलेगी। जी, एकदम समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी गोंडा पोस्ट से बात करने के लिए। आप सब देखते रहिए गोंडा पोस्ट। धन्यवाद भाई साहब।